देखिए, अब आज हम देखेंगे उद्घोषणा और कुर्की। धारा 82 से शुरू होती है उद्घोषणा, उसके बाद 83 में है कुर्की। तो पहले न्यायालय ने क्या किया, पहले न्यायालय ने समन किया, उसके बाद न्यायालय ने वारंट निकाला। अब इन दोनों चीजों से काम नहीं बनाएगा तो न्यायालय क्या करेगा, उद्घोषणा निकालेगा। तो उस उद्घोषणा के बारे में धारा 82 में बताया गया, सेक्शन जो 82 है 82, वो उद्घोषणा के संबंध में है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, किसके लिए, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो न्यायालय उसे फरार घोषित करेगा। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना, चाहे उसने साक्ष्य लिया हो या ना लिया हो, दोनों बातें कह रहा है, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके, तो वह ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थानों में और विनिर्मित समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। तो उद्घोषणा न्यायालय निकालेगा। उद्घोषणा किस बात की निकालेगा, कि न्यायालय को कब निकालता है उद्घोषणा, जब न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह अपने आप को छिपा रहा है या कुल मिला के वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निकाल सकता है, चाहे साक्ष्य उसने लिया हो या ना लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के न्यायालय को ये लगता है कि अब वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकता है, एक उद्घोषणा निकाल सकता है या प्रकाशित करवा सकता है। उद्घोषणा प्रकाशित किस उद्देश्य से कराई जाती, कि जो भी न्यायालय ने जो भी समय बताया उतने समय के भीतर वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्या हो सके, उपस्थित हो सके। अब इसमें बस याद रखने वाली बात ये है कि जो उद्घोषणा निकाली जाएगी वो कितने दिन से कम की नहीं होगी, यही क्वेश्चन आता है। तो 30 दिनों से कम की नहीं होगी, यानी कम से कम 30 दिन का उसे समय और दिया जाएगा कि भाई साहब आप 30 दिन के भीतर जो है, 30 दिन के बाद, है ना, कम से कम 30 दिन तो होगी। तो 30 दिनों के बाद जितनी भी समय अवधि है कि आप 30 दिनों के बाद क्या करें, मतलब 30 दिन का टाइम दे दिया तो 31वें दिन मान लीजिए कि 30 दिन का तो टाइम दे दिया कि भैया फलाने दिन आप उपस्थित होकर न्यायालय में बताएं, आप हाजिर हो, है ना। तो न्यायालय क्या करेगा, हाजिर होने के लिए, काय के लिए, हाजिर होने के लिए, हाजिर होने के लिए क्या निकाल सकता है, उद्घोषणा। और जो उद्घोषणा होगी कितने दिन से कम की नहीं होगी, 30 दिनों से कम की नहीं होगी। ये याद रखना है आपको कि जो भी उद्घोषणा न्यायालय निकालेगा वो 30 दिनों से कम की नहीं होगी। कब निकाली जाती है, जब वारंट का निष्पादन नहीं हो पाता है, तब न्यायालय द्वारा उद्घोषणा निकाली जाती है, बस। और ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें। दूसरा देखिए इसका, दूसरा कहता है उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। कि उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी उसके बारे में बताया है। इसमें भी पहला करके एक है, ए बी सीधा लिख लेते हैं। इसमें पहला ये कह रहा है कि उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाए। तो ये कह रहा है कि जहां वो निवास करता है, ऐसे स्थान पर जहां वो निवास करता है, वहां का जो भी सार्वजनिक स्थान है जहां पढ़ी जा सकती है, वैसे स्थान पर चिपकाकर उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी, जहां कोई व्यक्ति निवास करता है उस स्थान पर सार्वजनिक रूप से, मतलब सर्व लोग पढ़ सकें, इस तरीके से उसको चिपका कर किया जाएगा। तो याद रखने वाली चीजें, कोई खास नहीं है ये। दूसरा है, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर कोई गृह वगैरह है उसका, जहां वो रहता है, तो वहां भी चिपका के की जाएगी, वहां भी लगा करके उद्घोषणा को प्रकाशित किया जाएगा। मतलब एक उधर भी लगा दी जाएगी ताकि उसे पता पड़ सके, वो ग्राम के नगर के जो भी सब लोग हैं वो उसको देख सके, मतलब सार्वजनिक इस तरीके से लगाएगी कि सब लोग उसे पढ़ सकें, इस तरीके से उद्घोषणा लगाई जाएगी। तीसरा कहता है उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। तीसरा कहता है कि वो न्यायालय जो है जिसने उद्घोषणा निकाली है उधर भी लगाई जाएगी, उसका न्याय सदन जो होता है, उद्घोषणा एक वहां भी लगाई जाएगी, जो न्याय सदन में भी लगाई जाएगी। न्याय सदन, तो न्यायालय जो होता है वहां पर भी उस व्यक्ति के नाम की एक उद्घोषणा लगाई जाएगी। एक तो जहां निवास करता है, मतलब जिस शहर में रहता है उधर लगाई जाएगी सार्वजनिक स्थान पर। दूसरा उसके घर वगैरह है तो वहां भी लगाई जाएगी ताकि सारे लोग पढ़ सकें। और तीसरा क्या कह रहा है, जो न्यायालय होता है उसके परिसर में जो भी जगह होती है जहाँ उद्घोषणा लगाई जाती है, तो वहां भी क्या की जाएगी, उद्घोषणा लगाई
जाएगी। तो ये कोई खास नहीं ना इनसे क्वेश्चन बनता, केवल क्वेश्चन इससे बनेगा आपका, है ना, कि उद्घोषणा कितने दिन के कम की नहीं होगी, उद्घोषणा 30 दिनों से कम की नहीं होगी, मतलब 30 दिन तो न्यूनतम है, 30 दिन का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। आप उससे ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन 30 से कम नहीं होगा किसी हालत में, है ना, तो 30 दिन का समय उसे देना पड़ेगा। तो जो उद्घोषणा होगी कितने दिनों से कम की नहीं होगी, 30 दिनों से कम की नहीं होगी। 31 की हो सकती, 35 की, 60 की, जितने की हो उतने की हो सकती है, लेकिन 30 से कम की नहीं होगी। ठीक है। तीसरे, इसका दूसरा कहता है यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो ये कह रहा है कि भैया अगर न्यायालय को ठीक लगता है, इसी में लिख देते हैं, न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो क्या है, समाचार पत्र, समाचार पत्र में भी निकलवा सकता है। कौन सा समाचार पत्र होगा, जो उस एरिया में चलता है, ऐसा नहीं कि ऐसे किसी समाचार पत्र में निकला दिए जो उस एरिया में चलते ही नहीं। तो जो लोकल में चलता है समाचार पत्र, जो बिकता है वहां, जो लोग खरीदते हैं पढ़ते हैं, ऐसे समाचार पत्र में क्या की जाएगी, उद्घोषणा का प्रकाशन कराया जा सकता है अगर न्यायालय को लगता है तो। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है, कॉमन है ये बातें, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये बस याद रखने वाली बातें, और वैसे भी कोई एक बार पढ़ लोगे याद रहती है, कोई खास नहीं है ये बातें, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसका। तीसरा देखिए ये कहता है उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया और उद्घोषणा उसी दिन प्रकाशित की गई थी। तो ये कह रहा है जब न्यायालय ने इन तरीकों में से क्या कर दिया है, ये सारे तरीके जो हैं, इन तरीकों से अगर न्यायालय ने उद्घोषणा को प्रकाशित कर दिया है तो क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति पर उद्घोषणा हो चुकी है, और ये इस बात का क्या होगा, निश्चायक सबूत होगा, निश्चायक साक्ष्य होगा। क्या होगा, सबूत या साक्ष्य। निश्चायक क्या होगा, साक्ष्य। काय का साक्ष्य होगा कि भैया उस व्यक्ति पे क्या हो गई, उस व्यक्ति को उद्घोषणा हो गई, इस तरीके के किसी भी तरीके से न्यायालय ने कर दिया है, तो ये इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा। ये याद रख सकते हैं आप। क्या होगा ये, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति पर उद्घोषणा हो चुकी है। उद्घोषणा हो चुकी का मतलब उसको जानकारी हो चुकी है कि उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है ना। उद्घोषणा का मतलब क्या है, यही मतलब है ना कि उसको जानकारी हो चुकी, अब उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। तो ये इस बात का क्या होगा, निश्चायक सबूत होगा, है ना। इसका निश्चायक सबूत मतलब अब इसका खंडन नहीं होगा कि साहब हमें जानकारी नहीं मिली। जब सार्वजनिक जगह पे चिपकाया जा रहा है, उसके निवास स्थान पे चिपकाया जा रहा है, उसके शहर में चिपकाया जा रहा है, पेपर में निकलवाया जा रहा है, उसके बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि भैया सी हमें जानकारी नहीं लगी, है ना। तो ये किसका बात का क्या होगा, निश्चायक सबूत होगा कि उस दिन से, किस दिन से, जिस दिन पे जो उद्घोषणा चिपकाई गई थी उस दिन से उस व्यक्ति को क्या हो गया है, उस बात का जानकारी है। चौथा देखिए इसमें, चौथा कहता है जहां उपधारा 1 के अंतर्गत प्रकाशित कोई उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो भारतीय दंड संहिता की इसमें धाराएं लिखी हैं, धारा 302, 304, 364, 367, ये पूरी धाराएं खैर छोड़िए इसके, अथवा धारा 460 के अंतर्गत दंडनीय है, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान तथा समय पर पेश होने में असमर्थ रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच के पश्चात जैसा वह उचित समझे उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकेगी और इस प्रभाव की घोषणा कर सकेगी। अब ये उद्घोषणा निकाली थी कुल मिला के, और उद्घोषणा निकालने के बाद भी वो व्यक्ति क्या होता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको जो ऊपर जो अपराध दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आईपीसी से दंडनीय अपराध है 302, 304, 314, 367 काफी दिए रखे हैं, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। इनको याद नहीं करना, लेकिन एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना है इनको कि आप सोचो कि इनको याद करना है। तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित, कहाँ लिखा है, क्या था, उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है, उद्घोषित क्या कर सकती है, उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। मतलब आप जब न्यायालय ने उद्घोषणा निकाली, उसकी उद्घोषणा का प्रकाशन किया, उद्घोषणा का प्रकाशन के बाद भी वो व्यक्ति क्या हुआ, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको एक उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। तो ये वाला क्लॉज याद रखना है, उद्घोषित अपराधी 82(4) में न्यायालय क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को, जब न्यायालय ने आज प्रकाशन के बाद भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, एक उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। उद्घोषित अपराधी मतलब ये नामी अपराधी हो गया है,
कि भैया ये इनामी अपराधी है ना, पकड़ के न्यायालय के समक्ष लाया जाए, तो ये क्या हो गया, एक इनामी अपराधी, इनामी मान लीजिए, इस पे इनाम घोषित कर दिया न्यायालय ने, तो जो उद्घोषित अपराधी न्यायालय इसको क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। पांचवा देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि जरूरी इनामी हो, ये तो हम याद करने के लिए रख रहे हैं कि इनामी है ना, ऐसा नहीं कि भैया इनाम होगा तभी उद्घोषित होगा। उद्घोषित मतलब वो फरार है एक तरीके से, इस तरीके का घोषित न्यायालय कर सकता है, जरूरी नहीं कि इनामी हो, है ना। इनामी बस याद रखने के लिए आप याद रखें कि भैया इनाम हो गया, अब वो उसको न्यायालय के समक्ष पेश होना है। तो ये चौथा है 82(4) में, क्या कर सकता है न्यायालय, उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। पांचवा, उपधारा 2 या उपधारा 3 के प्रावधान उपधारा 4 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के प्रति वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उपधारा 1 के अंतर्गत प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। ये कह रहा है 2 और 3 और उपधारा 4 के जो है अंतर्गत न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के प्रति वैसे ही लागू होंगे जैसे, ये तो खैर उसी की बात कह रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे जो है, उद्घोषणा के बाद क्या है, कुर्की। अब मान लीजिए जो उद्घोषणा हो गई, उद्घोषित व्यक्ति हो गए भैया, अब उद्घोषित व्यक्ति हो गए, तो न्यायालय क्या करेगा, अब आगे आगे की प्रक्रिया में बढ़ेगा। देखिए 83 ये क्या होगा, अब इनकी कुर्की होगी, काय की, संपत्ति की। तो भाई साहब उद्घोषित अपराधी हैं, तो उद्घोषित अपराधी हैं, पहले न्यायालय ने सबसे पहले तो समन किए थे, फिर उसके बाद वारंट किए, फिर उसके बाद उस घोषणा का प्रकाशन किया, फिर भी नहीं आया तो उद्घोषित अपराधी घोषित किया। उसके बाद न्यायालय अब आखिरी अवस्था में आके क्या करेगा, उसकी कुर्की करेगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है धारा, इसको नीचे, ये कहता है पहला क्लॉज, इसका पहला क्लॉज कहता है कि, देखिए क्या कहता है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लिखित किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो ये कह रहा है जब जिस न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की थी वह न्यायालय इसके उद्घोषित अपराधी की चाहे चल और अचल दोनों, चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, कह रहा है चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की क्या कर सकता है, कुर्की कर सकता है, उसकी कुर्की करने के आदेश दे सकता है। काय के आदेश दे सकता है, कुर्की के, ये अपन जो पढ़ रहे हैं, कुर्की के आदेश न्यायालय दे सकता है। चल हो सकती है संपत्ति, अचल हो सकती है। हाँ न्यायालय कारण लिखेगा तो कारण तो वो लिखने ही पड़ेंगे कि भैया इनको वारंट जारी किया गया था, उसके बाद प्रकाशन किया गया था, यही कारण होते हैं। ये सारे कारण लिखने के बाद न्यायालय क्या करेगा, उसकी चल और अचल संपत्ति की क्या कर सकता है, कुर्की कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो उद्घोषित अपराधी हो गए, है ना। अब देखिए परंतु लिखा है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है, परंतु ये कहता है, परंतु देखिए क्या कहता है, इसमें भी ABC करके दे रखा है। पहला देखिए क्या कहता है कि अपनी कब व्यक्ति जब शपथ पत्र पेश किया जाता है, शपथ पत्र न्यायालय में अगर पेश किया जाता है और न्यायालय इससे एग्री हो गया है, न्यायालय का समाधान हो गया कि हाँ शपथ पत्र ठीक पेश किया गया है, तब पहला कहता है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है। क्या करने वाला, ये याद रखने वाली चीज है, व्ययन। क्या लिखा है, व्ययन। व्ययन मतलब उसको बेचने वाला है ना, उसका अंतरण करने वाला है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अपनी संपत्ति का, समस्त संपत्ति का क्या करने वाला है, व्ययन करने वाला है, उसको बेचने वाला है, उसको हटाने वाला है, सारी चीजें आ जाती है ना। व्ययन करने वाला किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति का या उसके किसी भाग का। दूसरा कहता है अपनी समस्या या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ वो कुर्की का आदेश भी दे सकता है। ये क्या कह रहा है, न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता, कोई ऐसी संपत्ति है जो इस न्यायालय की अधिकारिता में आती है, लेकिन जो व्यक्ति जिसके नाम कुर्की करी गई है वो क्या करता है, वो कहता है कि न्यायालय की अधिकारिता इसे हटा दो, फिर न्यायालय कुर्की कैसे करेगा, कई लोग होते हैं ना। तो अगर इस तरीके से वो संपत्ति को हटाने वाला है, आप कहोगे ऐसी कौन सी संपत्ति, चल अचल दोनों है ना, इसीलिए तो इस तरीके की कोई संपत्ति जो न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में आती है, लेकिन वो व्यक्ति उस संपत्ति को क्या करता है, न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, हटाने की कोशिश करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है। ये याद रखने वाली बात है। अगर न्यायालय दो इस तरीके के दो कारण न्यायालय को लगते हैं
तो न्यायालय ये उद्घोषणा जो निकाली थी ना, उसी के साथ साथ क्या कर सकता है, कुर्की का आदेश भी दे सकता है। उद्घोषणा के साथ क्या कर सकता है, कुर्की कर सकता है, यानी दोनों की दोनों चीजें साथ साथ कर सकता है। उद्घोषणा, उद्घोषणा और कुर्की क्या कर सकता है, साथ साथ। जब ये ऊपर जो जो दो कारण दिए गए हैं, अगर इन दो कारणों में से कोई भी कारण अगर न्यायालय को लगता है, तो न्यायालय फिर ऐसा नहीं कि उद्घोषणा निकालेगा उसके बाद कुर्की करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कारण है, तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे देगा, मतलब उद्घोषणा भी निकालेगा और साथ में कुर्की भी करा लेगा, है ना। तो दोनों कारण, अगर इनमें से कोई भी एक कारण है या दोनों कारण है, तो न्यायालय व्यक्ति की क्या करा सकता है, उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की भी करा सकता है। कौन कौन से कारण है कि लोग संपत्ति का बयान करने वाला, बेचने वाला, हटाने वाला है, न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, इस कई कारण जो है वो सारे कारण जो है, इनमें से कोई भी कारण हो तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ क्या कर सकता है, कुर्की कर सकता है। वैसे साधारणतः न्यायालय पहले उद्घोषणा निकालता है, उसके बाद कुर्की करता है, लेकिन अगर यही कारण है तो न्यायालय दोनों की दोनों चीजें एक साथ कर सकता है। अब देखिए दूसरा इसमें है, दूसरा ऊपर देखिए, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है इसका, इसको थोड़ा मिटा दें। देखिए दूसरा क्या कहता है इसमें क्लॉज, दूसरा कहता है ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति है प्रस्तावित कर दिया जाए। ये याद रखने वाली बात है कि जब न्यायालय ने कुर्की निकाला है तो जो कुर्की का आदेश है, याद रखें, कुर्की का आदेश जो है संपूर्ण जिले में लागू होगा, ये याद रखें, संपूर्ण जिले में जो कुर्की का आदेश है न्यायालय का संपूर्ण जिले में लागू होगा, मतलब उसके जिले में जितनी भी जगह संपत्तियां हो, न्यायालय उन सभी संपत्तियों को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, कुर्की कर सकता है उनकी। लेकिन जिले से बाहर अगर कोई संपत्ति ऐसी है, अब आप कहोगे कि जिले के बाहर क्या जरूरत है, जिले के बाहर कई बार जरूरत होती है कि मान ली जितनी संपत्ति की कुर्की करना है उतनी यहाँ पर्याप्त नहीं है, या मान लो यहाँ है ही नहीं, अगर दूसरे जिले में है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ऐसे मामले में दूसरे जिले में संपत्ति है उसकी, तो उसको कुर्क किया जा सकता है। लेकिन उसको कब कुर्क किया जाएगा, जब वहां का जिला मजिस्ट्रेट, जिले के बाहर, जिले के बाहर की जो संपत्ति है वहां का कौन, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कौन सा मजिस्ट्रेट, जो जिस जिले की संपत्ति कुर्क करनी है वहां का जिला मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसे प्रश्नांकित कर देता है, यानी उसको प्रश्नांकित कर देता है, तभी उस जिले में जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी। अब वो प्रश्नांकन की जरूरत क्यों, प्रश्नांकन की इसलिए जरूरत होती है कि भैया जी अपराधी हैं, पता पड़ा इस जिले को भी कुर्की करना हो, यहाँ भी अधीन हो या पहले ही कुर्की के अधीन हो, तो इस चक्कर में उनको प्रश्नांकन की कह रहा है। तो ये जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर जिले से बाहर कुर्की आदि करना है तो वहां का जिला मजिस्ट्रेट जिस जिले की कुर्की की जानी है वो उसको क्या करेगा, प्रश्नांकित करेगा। अगर वो प्रश्नांकित कर देता है तो जिले के बाहर भी उसकी संपत्ति की क्या हो सकती है, कुर्की हो सकती है। ये याद रखने वाली चीज है आपको, है ना। और जो कुर्की का ये भी याद रखना है कि कुर्की का आदेश दिया तो ऐसा नहीं कि वो न्यायालय की उतनी उतनी, जो पूरे संपूर्ण जिले में वो लागू होगा, वो जहां भी पूरे जिले में जो भी संपत्ति होगी उसकी कुर्की की जा सकती है। तीसरा देखिए इसका, और ये याद रखना स्पेशली कि जिले के बाहर करना हो तो किसका प्रश्नांकन होता है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, जिला मजिस्ट्रेट, वहां का जो जिला मजिस्ट्रेट है उसका प्रश्नांकन होना आवश्यक है। अब देखिए तीसरा कहता है यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की कैसी संपत्ति हो, या तो ऋण है, ये याद रखना है, ऋण या कैसी संपत्ति है, जंगम, दो तरीके की संपत्ति कह रहा है कि अगर ऋण या जंगम संपत्ति तो किस तरीके से की जाएगी। पहला कहता है, ये याद रखने वाली चीज है, आपको एक बार याद रखना है, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी। दूसरा कहता है किस तरीके से की जाएगी, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है, रिसीवर, रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा क्या कहता है,
उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध द्वारा। ये क्या कह रहा है? परिधान का प्रतिषेध, ये इतना याद रखें, परिधान का प्रतिषेध, परिधान का प्रतिषेध करके की जा सकती है। आगे देखिए क्या कहता है, इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जा सकेगी। जैसा ये कह रहा है, इन रीतियों में से किसी एक या दो से की जा सकती है या किसी एक रीति से की जा सकती है, जैसा न्यायालय आदेश दे। तो अगर ऋण और जंगम संपत्ति वाली बात है तो कैसे कैसे की जा सकती? अभिग्रहण द्वारा की जा सकती है, यानी जब्त की जा सकती है उसकी संपत्ति को। अभिग्रहण का मतलब क्या? जब्त की जा सकती है। रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि भैया जब तक न्यायालय रिसीवर नियुक्त कर देता है ना संपत्ति की देख रेख के लिए, तो रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर सकता है। दूसरा, उस संपत्ति के परिधान, परिधान मतलब विक्रय आदि पर रोक लगा सकता है न्यायालय, रोक लगा सकता है कि भैया जो व्यक्ति उसको और उसके रिश्तेदारों को मतलब किसी भी प्रकार से उसका अंतरण नहीं होगा। परिधान का मतलब है अंतरण पर रोक लगा सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है? उसके अंतरण पर रोक लगा। अंतरण में सभी तरीके के अंतरण आएंगे, चाहे वो अपने रिश्तेदारों को देना हो, दान देना हो, किसी भी प्रकार से देना हो, विक्रय करना हो, इन सभी पर न्यायालय क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। इस तरीके से उसका क्या किया जा सकता है? उसकी कुर्की की जा सकती है ना। तो इन सारे तरीकों से न्यायालय क्या कर सकता है? कुर्की कर सकता है। या तो इन दो तरीकों से, किसी दो तरीके से कर सकता है, या इनमें से किसी एक तरीके से कर सकता है। जैसा न्यायालय उसे समझे वैसे उसकी कुर्की वो करा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चौथा देखिए, चौथा भी इसी तरीके का है। चौथा कहता है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में। ये कह रहा है कैसी संपत्ति? अगर स्थावर है, अलग अलग करके लिखा उन्होंने, ये कैसी थी? ऋण प्रकार की थी और जंगम प्रकार की संपत्ति थी। वो ये कैसी संपत्ति? ये स्थावर। दो कंडीशन है इसमें। एक तो सिंपल, अगर स्थावर संपत्ति, तो पहले स्थावर स्थावर देख लीजिए कि अगर कोई स्थावर संपत्ति है तो कैसे की जाएगा, है ना। पहला देखिए, स्थावर संपत्ति तो उसका कब्जा लेकर की जा सकती है। अगर स्थावर संपत्ति है तो उसका कब्जा लेकर, उसका कब्जा जिस व्यक्ति पे, उससे कब्जा क्या कर लेगा? न्यायालय जो भी है उसके अधीन, न्यायालय के अधीन हो जाएगा। रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाती है, जैसे यहाँ होती है, रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति का परिधान पर रोक। ठीक है, ये जैसे अंतरण पर रोक लिख दिया है मैंने, हाँ, अंतरण पर रोक लगा सकती है सरकार। इस पे भी वो न्यायालय, न्यायालय क्या कर सकता है? अंतरण पर रोक लगा सकता है, या इनमें से कोई किसी भी तरीके से क्या कर सकता है? उस पर रोक लगा सकता है न्यायालय। ठीक है, अरे यार देखिए आगे देखिए फिर। अब ये कह रहा है कि अगर कोई वो संपत्ति राजस्व देने वाली भूमि, कैसी संपत्ति है? राजस्व, राजस्व देने वाली कोई संपत्ति है, ये याद रखने वाली बात है। अगर ऐसी कोई संपत्ति है जिस जो राजस्व किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। अगर ऐसी कोई संपत्ति जो राजस्व के अधीन है, जिस पर राज्य सरकार को कोई राजस्व देना है, तो ऐसी संपत्ति के मामले में ये कह रहा है कि किसके माध्यम से किया जाएगा कुर्की? ये याद रखने वाली चीज है, इसको आपको याद रखना है कि जिले के कलेक्टर के माध्यम से। ये याद रखना है, किसके माध्यम से? जिले के कलेक्टर के। कब की जाएगी? जब ऐसी स्थावर संपत्ति जो राजस्व, जो भूमियों पे लगान वगैरह लगते हैं ना, राजस्व होता है, तो उस तरीके की अगर कोई संपत्ति है तो जिले के कलेक्टर के माध्यम से क्या किया जाएगा? उसकी कुर्की की जाएगी। ये आपको याद रखना, बस बाकी सिंपल है ना। तो ये तो सब दोनों में एक सा है। बस इतना सा ये वाला जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है इसमें, कि अगर राजस्व देने वाली भूमि है जिस पर भू राजस्व किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को। तो इस तरीके का अगर कोई राजस्व है जो राज्य सरकार को दे है, तो उसकी जब कुर्की की जाएगी वो किसके माध्यम से की जाएगी? वो जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जिले के कलेक्टर के माध्यम से ऐसी कुर्की आदि की जाएगी। इसी में देखिए, अब पांचवा इधर ही देख लीजिए, कोई खास नहीं है। पांचवा ये देखिए क्या कहता है। पांचवा कहता है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है, विनश्वर प्रकृति की है, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के विनिश्चय होंगे। विनश्वर तो ये आप जानते ही हैं, कोई ऐसी संपत्ति है जो क्या है? जल्दी नष्ट होने वाली है। विनश्वर का अर्थ क्या है? विनश्वर का अर्थ है जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, शीघ्र नष्ट होने वाली, शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति है।
ऐसी संपत्ति है जो शीघ्र नष्ट हो जाती, जल्दी खराब हो जाती, इस तरीके की अगर कोई संपत्ति है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसका तुरंत विक्रय करा सकता है। सीधी सीधी बात है, तो ये कोई खास नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसी संपत्ति तो जो भी खराब हो सकती, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसका शीघ्र विक्रय करा सकता है। छठवा इसमें एक लास्ट देखिए इसका क्या कहता है, छठवा देख क्या कहता है। छठवा कहता है इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। तो रिसीवर की वो दायित्व जो सीपीसी में दिए हैं, सीपीसी याद रखें, वही दायित्व यहाँ होंगे। जिस तरीके से सीपीसी में लागू होते हैं रिसीवर, वो वही रिसीवर यहाँ लागू होगा, उसी प्रकार के नियम यहाँ भी लागू होंगे। कोई अलग से नियम वगैरह रिसीवर के लिए नहीं है, जो सीपीसी में सेम वही नियम यहाँ लागू होंगे रिसीवर के मामले में। वही न्यायालय नियुक्ति करेगा, न्यायालय का अधिकारी, वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारे जो नियम है वो यहाँ भी लागू होते हैं। ठीक है, तो अलग से कोई चीज नहीं है, बस आपको इसमें एक ये फैक्ट जो है ये याद रखना है ना। और ये दो तीन चीजें जो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, बस इतना सा ये फैक्ट अलग है, दोनों में सेम है, चाहे वो ऋण हो, जंगम हो या स्थावर हो, सब में ये तीनों फैक्ट एक से हैं। बस एक फैक्ट अलग आया ही ये वाला कि राजस्व वाली भूमि है जो, तो किसके माध्यम से होगा, जिले के कलेक्टर के माध्यम से कुर्की की जाएगी। बस यही आपको याद रखना है। अब देखिए इसको आता है, देखिए सेक्शन 84 देखिए, 84 क्या कहता है। 84 कहता है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। अब ये दावे भी होते हैं, अब कुर्की हो रही है तो कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दावे के हकदार हैं कि भैया हमारी संपत्ति थी तो इसकी है ही नहीं, भाई इसकी कुर्की क्यों करी जा रही, मतलब अपना हक। जो कई लोग आ जाते हैं ना कि आप कुर्की कर रहे हो, इस पे तो हमारा हक है, आप कुर्की नहीं कर सकते। तो इस तरीके के दावे आपत्तियों के बारे में बात करता है धारा 84 कि जो दावे आपत्तियां वो कैसे सुनी जाएंगी, क्या होगा। देखिए इसमें पहला देखिए, पहला कह रहा है यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति, ये याद रखना है, कितने माह के भीतर, 6 माह, जो डेट आएंगी वो याद रखना है, कितने माह के भीतर, 6 माह का टाइम है, 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, मतलब उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं इसमें, वो व्यक्ति नहीं कर रहा जो उसकी उद्घोषणा हुई है, जो उद्घोषित व्यक्ति वो नहीं, उससे कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि कोई उद्घोषित व्यक्ति है, उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है और हम पहुंच गए जाके कि भैया ये संपत्ति आप जो इसकी कुर्की कर रहे हो उस पर तो हमारा राइट बनता है, तो वो व्यक्ति की बात कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति उस पर राइट बता रहा है उस व्यक्ति की बात कर रहा है। तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसकी कुर्की किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी, उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि 6 माह का टाइम है, किस व्यक्ति पे, जो दावेदार है, जो आपत्ति करता है उसके पास कितने समय का टाइम है, 6 माह का समय। वो 6 माह के भीतर क्या कर सकता है, न्यायालय के समक्ष जो संपत्ति कुर्क की जा रही है उसके बारे में जो भी दावे आपत्ति है वो दावे आपत्ति दाखिल कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भैया जिस संपत्ति की कुर्की की जा रही है उस पे हमारा हक है, और वो संपत्ति कुर्की की, उस संपत्ति की क्या नहीं की जा सकती, उस संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती। कुर्की क्यों नहीं की जा सकती, कुर्की इसलिए नहीं की जा सकती कि उस पे हमारा हक है, वो उद्घोषित अपराधी का है ही नहीं, उस पर तो हमारा राइट है, तो फिर उसकी कुर्की क्यों की जा सकती है। तो इस तरीके की जो भी आपत्तियां हैं वो आपत्ति कितने माह के भीतर दाखिल कर सकता है, 6 माह के भीतर। ये याद रखना कि 6 माह के भीतर फिर कोई दावे आपत्ति ग्रहण नहीं करेगा न्यायालय। तो दावे आपत्ति ग्रहण कितने माह के भीतर की जा सकती है, 6 माह के भीतर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसमें परंतु लिखा है, परंतु इस उपधारा की द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि मान लो जो दावेदार था वो मर गया है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि जो भी होता है वो दावे आपत्ति को चालू रख सकता है ना। अगर ये मर गया है, ये व्यक्ति दावेदार था, तो इसने दावा उठाया था, फिर उसके बाद उसका जो भी विधिक प्रतिनिधि है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, दावे आपत्ति को कंटिन्यू कर सकता है। और फिर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो उसके दावे आपत्ति को स्वीकार कर लेगा या उसे नामंजूर कर देगा, दो ही काम करता है। तो न्यायालय क्या करेगा, उसके दावे आपत्तियों में जांच करेगा, जांच करने के बाद या तो उसके दावे को स्वीकार कर लेगा या उसके दावे को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा, दो ही काम करेगा न्यायालय, दोनों में से कोई काम न्यायालय कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट तो खैर यही बात है इसमें कि जो अवधि होगी कितने माह की होगी, दावे आपत्ति की 6 माह की होगी। दूसरा देखिए,
दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले में जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। अब ये कह रहा भैया कुर्की कहाँ की जा सकती है? कुर्की वाली बात है कि भैया कुर्की के जो दावे आपत्ति है भैया कहाँ उठाओगे? अब ये दुखी वाला व्यक्ति है, जो दावे आपत्ति वाला व्यक्ति, जो भैया कहाँ अपना दावा लगाएगा, कहाँ आपत्ति करेगा, उसके बारे में कह रहा है। तो जो दूसरा कह रहा है कि धारा 2 के अधीन आवेदन कुर्की या आदेश जारी किया जाता है यदि दावा आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है। पृष्ठांकित आदेश मतलब जो जिले के बाहर की बात कह रहा है कि अगर जिले के बाहर है तो ऐसी संपत्ति अगर है। पृष्ठांकित आदेश कब था? जब जिले के बाहर संपत्ति थी, है ना, जिले के बाहर संपत्ति थी तो वहां का जिला मजिस्ट्रेट उसको पृष्ठांकित कर रहा था। तो ऐसी मामले में कह रहा है कि भैया जी आवेदन कहाँ लगाएगा? जिले के बाहर की कोई संपत्ति थी उसको पृष्ठांकित किया गया था तो वो कहाँ आवेदन लगाएगा, है ना? उस न्यायालय में लगाएगा कि जिसने कुर्की का आदेश दिया, या किसी अन्य न्यायालय में लगाएगा? ये बात हो रही है कि जब पृष्ठांकित वाली संपत्ति है मतलब जिले के बाहर वाली संपत्ति है तो ऐसी दशा में वो आवेदन कहाँ लगाएगा? तो ये कह रहा है कि कुर्की गई उस जिले में, उस जिले की जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। कहाँ के मजिस्ट्रेट में लगाएगा? मुख्य न्यायिक, ये याद रखना है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके यहाँ आवेदन लगेगा। किसके यहाँ आवेदन लगेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन लगेगा। कहाँ कहाँ के न्यायालय? जहां संपत्ति कुर्क की जा रही है, इसमें लिखा है ना कुर्क की जाती है, तो उस जिले के में जिसमें कुर्क की जाती है, तो जहां जहां कुर्क की जा रही है, जिस न्यायालय ने आदेश दिया वहां का सीजीएम नहीं है ये। कहाँ का सीजीएम? जहां संपत्ति कुर्क की जा रही है। क्या की जा रही है? कुर्क। जहां की संपत्ति कुर्क की जा रही है वहां का सीजीएम है ये कुर्की का जिस न्यायालय ने आदेश दिया है वहां का सीजीएम नहीं है ये, वहां का सीजीएम जहां पे कुर्क की संपत्ति है और जहां संपत्ति क्या की जा रही है? कुर्क की जा रही है, वहां के सीजीएम के यहाँ आवेदन लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कौन से मामले में? पृष्ठांकन वाले मामले में, जो जिले के बाहर वाले मामलों में है। ये हर मामलों में नहीं, जिले के बाहर। ये कौन से मामले हैं? जो जिले के बाहर जिनकी कुर्की की जानी, उन मामलों की बात कह रहा है। जब जिले के बाहर कुर्की की जा रही है तो उन मामलों में आवेदन कहाँ लगेगा? उन मामलों में जहां कुर्की की जा रही है, जिस स्थान पे कुर्की हो रही है उस स्थान के सीजीएम के यहाँ आवेदन लगेगा। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। तीसरा परंतु है इसमें, इसमें नहीं परंतु, तीसरा है, तीसरी में परंतु है। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया है या की गई है। तो भैया दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा? ये कह रहा है कि दावे आपत्ति की जांच कौन करेगा? प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया है या की गई है। तो जिसमें वो कुर्की वगैरह की गई है या किया गया है उस न्यायालय द्वारा क्या की जाएगी? इसकी जांच आदि की जाएगी। परंतु देखिए परंतु भी है, एक परंतु है सिंपल। यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। जो तो सीधी सी बात कह रहा है, अगर मान लो सीजीएम के न्यायालय में की जाती तो सीजीएम जो मामले को, जी तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको मामले को निपटाने के लिए दे सकता है। जो दावे आपत्ति है कुर्की के बारे में उनके बारे में कह रहा है। अगर सीजीएम महोदय के आवेदन में की तो ये अपने अधीनस्थ, जब जो वरिष्ठ न्यायालय तो नीचे के न्यायालय को भी दे सकते कि भैया आप करो इसकी जांच, है ना। तो ये बात इसमें परंतु में ये बात कही। तो कुर्की के दावे आपत्ति कौन न्यायालय करेगा? जहां वो कुर्की हो रही उधर ही कई न्यायालय क्या करेगा? उसके दावे आपत्ति को ग्रहण करेगा, देखेगा, है ना। तो दावे आपत्ति को ग्रहण कर सकता है। चौथा देखिए इसमें क्या कहता है। चौथा कहता है कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, ये भी याद रखना है, कितनी वर्ष के भीतर? 1 वर्ष, 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है बात संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश के बाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपका जो दावे आपत्ति आपने पहले तो 6 माह के बीच में आप दावे आपत्ति करोगे, अब जो आपने दावा आपत्ति किया था वो न्यायालय ने नामंजूर कर दिया, उसको न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, तो ये जनाब क्या कर सकते हैं? एक सिविल सूट ला सकते हैं।
क्योंकि हक का बात होगी ना, टाइटल की बात होगी। तो ये जनाब क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के पास कितना टाइम है, 1 वर्ष का समय है, तो 1 वर्ष के भीतर ये क्या कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और सिविल सूट फाइल करेंगे तो जैसा भी फिर सिविल सूट में होगा उसके परिणाम के अनुसार जो है दावे आपत्ति जो भी कुर्की वगैरह है वो निश्चायक होंगी। जैसा फिर जब सिविल सूट दायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जटक जाएंगी, फिर जैसे ही निर्णय होगा उसके अनुसार इसका जो दावा निपटारा हो जाएगा, उसी के अनुसार क्या होगा, निश्चायक होगी, फिर नहीं होगा उसके बाद। तो 1 वर्ष के भीतर ये क्या कर सकते हैं, सिविल वाद दाखिल कर सकते हैं। क्या दाखिल कर सकते हैं, सिविल वाद। याद रखना सिविल वाद, क्योंकि संपत्ति का मसला है ना, तो सिविल वाद ही दाखिल करेंगे, क्रिमिनल वाद नहीं करेंगे कि सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो बोले क्रिमिनल वाद दाखिल करेंगे, आपराधिक मामला नहीं चलेगा, संपत्ति वाली बात है ना, तो सिविल वाद ही चलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर क्या कर सकते हैं, सिविल वाद दाखिल कर सकते हैं। सिविल वाद भी कब दाखिल करेंगे, जब इनके दावे आपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है तो 6 माह में। तो एक समय है कि आप अपने दावे आपत्ति उठा लो, और अगर दावा आपत्ति नामंजूर हो जाता है तो उसके लिए हक या टाइटल के लिए आप सिविल न्यायालय जा सकते हो। फिर जैसा सिविल न्यायालय करेगा उसके अनुसार जो है दावे जो कुर्की वगैरह वो पूरी की जाएगी। ठीक है, तो हक टाइटल की बात अगर है तो आप सिविल सूट ला सकते हैं, याद रखना। अगर हक टाइटल की बात है तो 1 वर्ष के भीतर सिविल सूट लाया जा सकता है। कितने वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, उसमें के लिए भी समय अवधि कितनी है, 1 वर्ष। अब देखिए 85 है, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय करना या वापस करना। अब ये कौन सी परिस्थिति है, यही छूट वाली परिस्थिति है, और कई और परिस्थिति है कि भैया जो संपत्ति कुर्क हो गई थी, है ना, कुर्क कर ली गई थी, विक्रय हो गई थी, उसके बाद कैसे वापस की जाएगी। देखिए 85 सेक्शन 85 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 85 का पहला देखिए क्या कहता है। पहला कहता है, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे सकेगा। सिंपल सी बात है कि भैया जो उद्घोषणा निकाली थी, अगर वो निश्चित समय पर व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो जो कुर्की का आदेश दिया गया था न्यायालय ने, वो कुर्की का आदेश क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर देगा। जब स्वाभाविक सी बात है, न्यायालय ने उद्घोषणा निकाली और वो व्यक्ति क्या हो गया है, निश्चित वो 30 दिन की अवधि के बाद वो व्यक्ति, और न्यायालय ने समय दिया था, उस 30 दिन के भीतर क्या हो गया, वो व्यक्ति उपस्थित हो जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो कुर्की का आदेश दिया था उसको न्यायालय क्या करेगा, खत्म कर देगा। वो आदेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइट चलिए, अब दिखेगा नहीं, पता नहीं। देखिए अब आगे क्या देख रहे थे वो, तो न्यायालय क्या करेगा, अगर कुर्की का आदेश वो उपस्थित हो गया व्यक्ति, तो कुर्की का जो आदेश था उसको क्या कर देगा, अपास्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, खारिज कर देगा। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है, दूसरा दूसरा कहता है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्याधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्रता अपकृत्य क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई संपत्ति जो है, पहले तो ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति उपस्थित हो गया, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो जो कुर्की की संपत्ति वो राज्य सरकार के व्याधीन होगी, मतलब राज्य में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार में। कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार में चली जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी और राज्य सरकार में चली जाएगी। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान पर, उसमें भी 6 माह का वेट करेगा। विक्रय मतलब कुर्क हो गई थी संपत्ति और उसका विक्रय राज्य सरकार में चली गई, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता दावत राज्य सरकार में जाने के बाद भी, तो उस संपत्ति का 6 माह के बाद, 6 माह के बाद कह रहा है, 6 माह के बाद क्या कर दिया जाएगा, मतलब राज्य सरकार में चली गई, समाहित हो गई वो संपत्ति, उसमें भी टाइम है अभी आगे। अगर वो व्यक्ति नहीं आता है, कोई आपत्ति नहीं होती, तो 6 माह के बाद क्या कर दिया जाएगा, उसका विक्रय कर दिया जाएगा। ये भी याद रखना है आपको
किसी संपत्ति का विक्रय कब कर दिया जाता है? 6 माह के बाद। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो 6 माह के बाद उसका क्या कर दिया जाता है? विक्रय कर दिया जाता है। 6 माह के बाद क्या कर दिया जाता है? विक्रय। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब देखिए तीसरा है इसमें, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के वैधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ लिया जाता है, और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन के लिए फरार नहीं हुआ था या नहीं छिपा था, और यह कि उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता, तो ऐसी संपत्ति या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों का और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिधान कर दिया जाएगा। ये भी याद रखना। 2 वर्ष के भीतर यहाँ भी अवधि आ गई। ये कह रहा है, ये कब की अवधि कह रहा है कि जो व्यक्ति जो उसकी संपत्ति कुर्क की गई थी और उसका ऐसा व्यक्ति अगर 2 वर्ष के भीतर या तो जो भी उसका या तो उसी न्यायालय में आ जाए या उसका कोई जो वरिष्ठ न्यायालय उसके समक्ष आ जाए या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में आ जाता है, उपस्थित हो जाता है, या फिर उसको पकड़ लिया जाता है और वो ये सिद्ध कर देता है कि भैया मैं फरार नहीं था, मैं बच नहीं रहा था कुर्की से, मुझे जानकारी ही नहीं थी। अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो जो कुर्की की गई थी संपत्ति या तो कुर्की नहीं हुई है तो उसे वापस कर दी जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कुर्की के बाद वो विक्रय हो चुकी थी तो उसकी विक्रय हुई तो उसकी जो भी रकम आई है वो रकम उसको वापस कर दी जाएगी, या मान लो आधी संपत्ति विक्रय हुई है और आधी संपत्ति विक्रय नहीं हुई है तो वो आधी संपत्ति जो भी विक्रय हुआ उसकी रकम और बाकी की संपत्ति उसको वापस कर दी जाएगी। और साथ में जो खर्चे हुए हैं वो काट के, ऐसा नहीं है खर्चे नहीं काटे जाएंगे, तो वो जो खर्चे हैं वो काट के उसको संपत्ति क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। ये आपको याद रखना है ना, ये भी याद रखना है। कितने वर्ष के भीतर उपस्थित हो जाता है? 2 वर्ष के भीतर। तो कुछ डेटे हैं इसमें जो आई हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ष के भीतर अगर उपस्थित हो जाता है और ये सिद्ध कर देता है कि वो फरार नहीं था, वो बच नहीं रहा था, उसे जानकारी नहीं थी कुल मिला के, या उसे पकड़ के लाया जाता है, वो ये सिद्ध कर देता है कि वो भैया उद्घोषणा से बच नहीं रहा था, उसको पता ही नहीं था। तो इस तरीके से अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर उसकी जो कुर्की का आदेश है वो कुछ जो संपत्ति वगैरह विक्रय हुई थी या कुर्की हो गई थी तो जैसा भी हो, अगर नहीं हुई है तो वापस हो जाएगी, अगर कुर्क हो गई है तो जो रकम मिली है वो वापस हो जाएगी, आधी बिकी तो आधी रकम हो जाएगी, आधी संपत्ति हो जाएगी, और जो खर्चे हुए हैं ये पूरी प्रोसेस में वो खर्चे भी काट लिए जाएंगे उसके। अब 86 देखिए, इसमें सेक्शन जो है 86 क्या कहता है? सेक्शन 86 कहता है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। ये अपील है। ये कहता है धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान से इंकार से व्यथित है उस न्यायालय में से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेश से सामान्यतः अपीलें होती हैं। ये कौन से व्यक्ति हैं? जो आवेदन था उनका कुर्की का आवेदन, इसमें कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए जो आवेदन था, जो कुर्क संपत्ति की जो वापसी वाला आवेदन है, कौन सी धारा की बात कह रहा है? धारा 85 की उपधारा 3, ये जो अपन ने पढ़ी है इसके तहत, मतलब जो वापस नहीं की उसकी संपत्ति, उसको वापस नहीं मिली संपत्ति, इससे वो व्यथित है, 2 वर्ष के भीतर आ गया, वो व्यथित व्यक्ति है भैया कि भैया उसकी संपत्ति जो थी वापस नहीं मिली, तो ये क्या कर सकता है? ये अपील कर सकते हैं। ये क्या से कर सकते हैं? अपील। ये अपील कहाँ करेंगे? सामान्यतः जहां अपील होती है, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है उस न्यायालय की सामान्यतः आदेश की जहां अपील होती है उसी न्यायालय में ये अपील कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा कि जहां अपील करेंगे, सामान्यतः जिस न्यायालय में, क्योंकि कोई भी न्यायालय दे सकता है ना आदेश, तो जैसा न्यायालय जो न्यायालय देगा जहां उसकी अपील होती है वहीं ये जनाब क्या कर सकते हैं? अपील दाखिल कर। कब? जब इससे दुखी है कि 2 वर्ष के भीतर उपस्थित हो गए या पकड़ गए या ले आए और फिर ये कह रहे हैं कि हमारी जो कुर्की की संपत्ति थी वो वापस नहीं की गई या रकम हमारी वापस नहीं की गई, तो इस बात से ये दुखी है, तो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ करेंगे? जहां सामान्यतः अपील होती है वहीं ये अपील कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये थोड़ा मिटा देते हैं, आपका जो है इसी का एक जो है भाग ही है आगे, समन के स्थान पर वारंट है।
आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम है, ये अन्य नियम है। ये कैसे नियम है? अन्य नियम, जो बचे कुछ नियम है वो है ये। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 87। 87 जो है सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, याद रखना है, सनी याद रखना है आपको। समन के स्थान पर क्या है? वारंट, वारंट ही है। समन के स्थान पर वारंट जारी करना, ठीक है, समन के स्थान पर वारंट, बस इतना याद रखना है आपको। तो जो सेक्शन 87 पहले तो यही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि समन के स्थान पर न्यायालय क्या कर सकता है? डायरेक्ट वारंट। सामान्यतः तो आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है? समन निकलता है ना, समन निकाला जाता है, फिर वारंट निकाला जाता है ना, यही प्रक्रिया है ना, यही नियम है कि पहले समन होंगे फिर वारंट होंगे। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जहां न्यायालय को लगता है तो डायरेक्ट वारंट निकाल सकता है, समन ना निकाल के वो क्या कर सकता है? वारंट निकाल सकता है। अब वो देखेंगे अपन के भैया कौन से मामले होते हैं जब न्यायालय समन जारी ना करते हुए डायरेक्ट वारंट निकाल सकता है। देखिए ये क्या कहता है इसमें, न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये कहता है न्यायालय कारण लेख कर, मतलब हर ऐसे मामले में जहां न्यायालय समन जारी कर सकता है, ऐसे मामले में न्यायालय कारण लेखबद्ध करते हुए समन के स्थान पर क्या कर सकता है? वारंट निकाल सकता है। कारण तो लिखनी पड़ेंगे कि भाई ये वारंट, समन क्यों नहीं निकाल रहा है, वारंट क्यों निकाल रहा है, तो कारण लेखबद्ध करते हुए न्यायालय क्या कर सकता है? समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। पहला देखिए इसमें क्या कहता है, पहला कहता है यदि या तो ऐसा समन जारी करने किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन ना करेगा। तो दो वजह हैं, एक तो न्यायालय को लगता है कि वो फरार हो गया है, या न्यायालय को लगता है कि भैया ये ऐसा व्यक्ति कि जो समन का पालन नहीं करने वाला है, इसको समन देंगे तब भी ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने वाला है। तो इन दो कारणों में से कोई भी कारण अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय उसको समन ना जारी करते हुए क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। पहला कारण क्या है? न्यायालय को लगता है कि भैया ये फरार हो गया है या फरार हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। या न्यायालय को लगता है कि भाई ये समन जो निकालेंगे इसके लिए तो ये समन का पालन नहीं होने वाला, ये आने वाला नहीं है, तो न्यायालय फिर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है? डायरेक्ट वारंट निकाल सकता है। समन के स्थान पर न्यायालय क्या कर सकता है? वारंट निकाल सकता है। बी देखिए इसका बी क्या कहता है, बी कहता है यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी जिसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं था। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति जिस पर समन की तामील हो गई थी उचित रूप से और उसको असफल रहने का मतलब उस पर पूर्ण रूप से समन की तामील हो चुकी है, सम्यक रूप से हो चुकी है, और फिर भी वो न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, ये कह रहा है। अगर हाजिर वगैरह नहीं होता है तो भी न्यायालय क्या कर सकता है? उसको समन ना जारी करते हुए, जो दोबारा समन जारी करते हैं ना, वो भी नहीं कर सकता। न्यायालय क्या करेगा? उसको भी वारंट इशू कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को वारंट न्यायालय क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। अगर बगैर किसी कारण के वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? समन जारी, तो सॉरी वारंट जारी कर सकता है। तो ये सेक्शन याद रखना है बस, और कुछ नहीं इसमें, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। समन के स्थान पर वारंट, तो ये तो कॉमन बातें हैं जो लिखी है ना, ये याद रखना है बस। ये पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन है जहाँ समन के स्थान पर न्यायालय वारंट इशू कर सकता है, तो ये सेक्शन याद रखना। 87 जो है समन के स्थान पर न्यायालय को वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बस अब 88 देखिए सेक्शन, सेक्शन 88 कहता है हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। ये क्या है? बंद पत्र, मतलब प्रतिभूति लेने की शक्ति, वारंट बंद पत्र लेने की शक्ति कितने में दी गई है? 88 में। ये कहता है जब कोई व्यक्ति जिस पर हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वो उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित या रहित निष्पादित करे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जो व्यक्ति जिस पर न्यायालय, जो न्यायालय में उपस्थित है, मतलब जिसके नाम समन निकालना है, वारंट निकालना है, वैसा व्यक्ति वो न्यायालय में उपस्थित है। कई बार होता है ना कि भैया न्यायालय में किसी भी वजह से न्यायालय
न्यायालय में किसी भी वजह से वो व्यक्ति आ चुका है जिसके नाम समन निकलना है या आगे वारंट निकलना है, वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, कोई कार्रवाई से आया है, तो या तो न्यायालय या न्यायालय का कोई अधिकारी या तो उसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए या किसी अन्य न्यायालय में, उसका जो अधीनस्थ न्यायालय उसमें उपस्थित होने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति से बंद पत्र भरवा लेगा कि भैया आप पहले एक काम करो, यहाँ बंद पत्र भर जाओ। तो न्यायालय को पता है कि नहीं भरवाएंगे तो जो फरार हो जाएंगे, तो न्यायालय वहीं की वहीं उससे क्या कर लेगा, बंद पत्र भरवा लेगा। अगर वो व्यक्ति उपस्थित है न्यायालय के समक्ष, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी के संग आ गया हो, किसी कार्रवाई में आया हो या अन्य कोई कार्रवाई में आया हो, न्यायालय को पता है फलाने मामले का आरोपी है और इसके नाम समन जारी होना है, वारंट जारी होना है, तो ऐसे व्यक्ति से उपस्थिति के लिए न्यायालय या तो उसी न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में हाजिर होने के लिए, उपस्थिति के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से या उसका न्यायालय का अधिकारी भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है, उससे वारंट भरवा सकता है। ओ सॉरी, वारंट नहीं, बंद पत्र भरवा सकता है। क्या भरवा सकता है, उससे बंद पत्र भरवा सकता है, चाहे प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत के बिना, है ना। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पता पड़ेगा, न्यायालय को वकील बता देते ना कि साहब वो फलाना आदमी आया है, वो भग जाएगा, उससे बॉन्ड भरवा लूं, तो न्यायालय पकड़ बुलाया बुलवा लेता है, बॉन्ड भरवा लेता है, ये होता है ना। किसी भी वजह से वो उपस्थित हो गया, कोई दूसरी विरोधी पक्षकार का जो भी वकील होगा वो बता देगा न्यायालय में जाके कि साहब वो फलाना व्यक्ति आया है, उस मामले में उसका समन होना है, उससे बॉन्ड भरवा लिया जाए। अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो भरवा लेगा पकड़ के, वही की वही भरवा लेगा कि लिया पहले प्रतिभूति रख जाओ यहाँ, फिर जाना आप यहाँ से, है ना। तो न्यायालय इस तरीके से बॉन्ड भरवा सकता है। अब जी हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, सीधी सी बात है, जो बंद पत्र भरवाया था अगर कोई व्यक्ति इसको भंग करता है तो कितने में गिरफ्तारी, 89 में। ये क्या कहता है, ये कहता है जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है, तब न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, जब बंद पत्र भंग कर देता है ऐसा व्यक्ति, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। क्या करेगा, न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा कि भैया इस व्यक्ति को पकड़ के न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। कॉमन बात है, तो बस सेक्शन याद रखना 89 कि न्यायालय अगर कोई व्यक्ति जो है वारंट का, जो बंद पत्र का क्या है पालन नहीं करता, तो न्यायालय उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट इशू कर सकता है। देखिए सेक्शन जो है 90, देखिए 90 क्या कहता है, इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। ये कह रहा है समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उसकी तामील और उसके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं, वे इस संहिता के अधीन जारी की गई प्रत्येक समन गिरफ्तारी। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भैया जो समन और वारंट के जो उपबंध यहाँ किए गए हैं, ना केवल इस चैप्टर के लिए जबकि पूरी जो सीआरपीसी है उसके लिए लागू होंगे। ऐसा नहीं कि केवल इसी अध्याय के लिए, जहां जहां आएंगे वो पूरे चैप्टर पूरे सीआरपीसी के मामले में लागू होंगे, बस इतना तो खास नहीं है ये। तो पूरे सीआरपीसी के मामले में लागू होंगे जो उपबंध उन्होंने यहाँ पढ़े, इस अध्याय में पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसी अध्याय के लिए, ये संपूर्ण सीआरपीसी जो है, जहां जहां कुर्की वगैरह आएगी, समन वगैरह आएंगे, वारंट वगैरह आएंगे, उन सभी मामलों में ये जो वाले उपबंध थे ये लागू होंगे। ठीक है, बाकी का जो अध्याय 7 है ये अपन कल देखेंगे, अध्याय 7 के बारे में। ठीक।